हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई 2015 का पेपर कंप्लीटली सॉल्व। लास्ट क्लास जो हमने करी थी उसमें 2014 का पेपर हमने किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हम अपना पहला सवाल, तो पहला सवाल तो करना नहीं है, ठीक है। सेकंड सवाल की ओर हम चलते हैं। इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नाम करना है हमें। तो भाई यहाँ पर आपको OH ग्रुप दिख रहा होगा, यहां से 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको एंड 5 इसको, राइट। तो इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 2,5 डाइनाइट्रो, ठीक है, 2,5 डाइनाइट्रो। एंड जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है गाइस तो इसका नाम हुआ करता है फिनॉल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर आपसे पूछा हुआ था 2015 में। चलिए थर्ड नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो अगर हम बच्चों SN2 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, SN2 की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, राइट। 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एंड फिर इसके बाद कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, 3 डिग्री। यहां पर आप डिग्री पहचानिए, ये आपको 1 डिग्री नजर आ रहा होगा और ये आपको कितने डिग्री नजर आ रहा है, 3 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला कंपाउंड यानी CH3CH2Br जो होगा हमारा, ये सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है, SN2 के अंदर। क्योंकि हम यहां पर क्या देखा करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखा करते हैं, और 3 डिग्री वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल जहां पर अटैक करने में थोड़ा सा उसको क्या होगी, असुविधा महसूस होगी। चलिए आ जाइए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ये हमें करना नहीं है, ये हमें करना नहीं है, ये हमें करना नहीं है। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो भैया ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करेगा, कहां पर, n-1d में। जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे कहां पर, n-1d में, और ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, राइट, कंप्लीटली फिल्ड। भैया 3 ऐसे एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ करते हैं, वो कौन से होते हैं। आपसे कभी ये भी सवाल पूछा जाएगा आगे आने वाले पेपर्स में कि ऐसे एलिमेंट्स बताइए जिनको कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है। तो वो मैं आपको बता देता हूं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। हालांकि इस सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे जाहिर सी बात है यहां पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम कंसीडर नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इन कंपाउंड्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। भैया 2 क्या, दुनिया भर की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, राइट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दूसरी बात ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ओके। तीसरी बात ये हो जाएगी यहां पर कि ये कलर्ड आयंस बनाते हैं। चौथी बात क्या हो जाएगी, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्या बात समझ आ चुकी है। तो पांचवी बात क्या हो जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप कोई भी 2 प्रॉपर्टी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं हम। राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर अमीन नजर आ रहा होगा, क्लोरीन नजर आ रहा होगा, इथेन 1,2 डाई अमीन नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम किसको नाम लिखेंगे, अमीन का नाम लिखेंगे, क्योंकि अमीन जो होता है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो कितने अमीन है हमारे पास में, 2। तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमीन, राइट। देन कितने Cl हैं, 2। तो डाई क्लोराइडो, डाई अमीन हो गया हमारा, डाई क्लोराइडो हो गया। देन इतना लिखने के बाद, डाई अमीन डाई क्लोराइडो लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे भाई, ईएन। ईएन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाईअमाइन, राइट, डाईअमाइन। देन क्रोमियम है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो हमने लिख दिया क्रोमियम और ब्रैकेट ओपन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -2 -1 यानी 3, ठीक है भाई। और लास्ट में क्या लिख देने का, क्लोराइड लिख देने का। तो आई होप आपको इसका नाम समझ आ गया होगा। जो लास्ट में काउंटर आयन होता है उसका नाम एज इट इज, क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्लोराइड लिख देना है, SO4 है तो सल्फेट लिख देना है। चलिए अगला जो सवाल है हमारा, इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलिए आ जाइए बनाते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम देख लेते हैं कौन है, कोबाल्ट है, तो यहां पर हमने लिख दिया CO, राइट। देन पेंटा अमीन, पेंटा अमीन का मतलब है NH3 आएगा हमारा, कितनी बार, 5 बार, NH3 होल 5। नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O होता है बच्चों ONO। अगर नाइट्राइटो N लिखा होता तब मैं यहां पर क्या लिखता, NO2 लिखता, लेकिन यहां पर नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको ONO लिख दिया। देन और कोई लिगेंड तो है नहीं, तो इसका मतलब अब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और इस कोबाल्ट का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है।
जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो 1 आता है, लेकिन इसका तो 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कौन आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज, प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये इस कॉम्प्लेक्स का हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, यहां पर ये कीटोन है और कीटोन से आप देख पा रहे होगे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। कितने डिग्री का अल्कोहल बना है, 2 डिग्री का अल्कोहल बना है। तो अगर कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन करना है तो इस दौरान हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, यहां पर NaBH4 नाम के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, राइट। अगर मान लो एल्डिहाइड यूज करते हैं तो हाइड्रोजन पैलेडियम का यूज कर सकते हैं हम। अगर कार्बोक्सिलिक होता है तो उस दौरान हम LiLH4 का यूज करते हैं। फिलहाल कीटोन है इसलिए हम NaBH4 नाम के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। अगला सवाल, C6H5CH2CH3 से हमें क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये काम दुनिया में मार्केट के अंदर एक ही आदमी कर सकता है, वो कौन है, एल्कालाइन KMnO4। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, इथाइल बेंजीन मिथाइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिलहाल एल्कालाइन KMnO4 है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल एक थ्योरेटिकल सवाल है। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन बच्चों वो होते हैं जहां पर P टोटल ग्रेटर होता है किससे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। ठीक है, हम ये 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2014 का पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और हम 2014 से लेकर के 23 तक के पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज में, जो हमारी ये PYQs की सीरीज चल रही है। तो पॉजिटिव डेविएशन में P टोटल हमारा ग्रेटर हो जाएगा किससे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। आपको एक एग्जांपल देना है तो इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर होता है भैया, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है। देन डेल्टा H मिक्सिंग का साइन क्या होता है, अगर भाई पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0। देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है और डेल्टा V मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। ठीक हो गई बात। बच्चों इसका जो और पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, एजियोट्रॉप को डिफाइन करना है। एजियोट्रॉप हमारे क्या हुआ करते हैं, बाइनरी मिक्सर होते हैं। ठीक है, बाइनरी मिक्सर इसका मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सर होता है जहां पे सेम कॉम्पोजिशन होगा, राइट, सेम कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, एंड ऑल्सो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, उनको हम क्या बोला करते हैं, एजियोट्रॉप बोला करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक कौन से, मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। हमसे पूछा हुआ पॉजिटिव वाले कौन से बनाते हैं, तो जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं भैया वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं कौन से वाले मिक्सर, पॉजिटिव डेविएशन वाले जो मिक्सर हुआ करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमें देना है तो इथेनॉल एंड वाटर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, तो बच्चों कैथोड में हम उस रिएक्शन को फिजिबल बोलते हैं जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ई नॉट वैल्यू जिसका क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, वो रिएक्शन कैथोड पर ज्यादा फिजिबल होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट हमारा होता है -NF ई नॉट सेल। देखो ई नॉट जितना पॉजिटिव होगा डेल्टा जी नॉट उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो कौन सा यहां पे प्रेफर किया जाएगा कैथोड के अंदर, ये वाली रिएक्शन Ag+ वाली रिएक्शन को हम कैथोड पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, देन अब देखो ये सेम सवाल आपको 2014 में पूछा हुआ था, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको कि कुछ डेफिनेशंस हैं हर चैप्टर के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है, एजियोट्रॉप का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस हो जाता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको हर साल लगभग पेपर के अंदर मिली जाती हैं। आप देखोगे 2014 से 23 तक के जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको यही कॉमन चीजें हर एक पेपर में डेफिनेशंस के अंदर देखने को मिलेंगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया जिस तरीके से, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम नॉट क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी में जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां की ओर अप्रोच करने लग जाए, 0 की ओर अप्रोच करने लग जाए, तो उसको ही हम क्या बोला करते हैं भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, वाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ आयंस
पर यूनिट वॉल्यूम पे वो क्या हो जाया करते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जब हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे 3 मार्कर सवाल स्टार्ट हो चुके हैं और ये 3 मार्कर में हमसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर न्यूमेरिकल है, डेल्टा टीएफ के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो हम अप्लाई करते हैं डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ एम। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, काले पेन का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ कितना है, डेल्टा टीएफ हमारा 1.62 केल्विन, राइट। हमने यहाँ डेल्टा टीएफ रखा 1.62 केल्विन। आई हमें जीवन में कैलकुलेट करना है, इसको हमने आई ही रखा। केएफ कितना दिया हुआ है, 4.9 दिया हुआ है। स्मॉल एम क्या होता है भैया, मोलैलिटी होता है। अब ये मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 3.9 बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का 122 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, 49, सॉरी इसका क्या कहते हैं उसको, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 49। हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देते हैं इसको किससे, 1000 से। इसका मतलब इसको मैं कर देता हूं बच्चों 49/10 कर देता हूं। ठीक है, 49 से 49 आपको पता है शहीद हो जाएगा, 0 से ये 0 शहीद हो जाएगा, राइट। यहां से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.62 मल्टीप्लाई बाय 122 और कुछ तो बचा नहीं है, नहीं, डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम चकाचक सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 समथिंग। ठीक है, आंसर मुझे याद है क्योंकि मैंने क्लासरूम के अंदर इस सवाल को कई बार कराया हुआ है। बाकी आप एग्जैक्ट इसको सॉल्व कर लेना। आई इसका आपका 0.504 या 0.502 समथिंग आएगा। इसका मतलब आई अगर लेस देन 1 है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएटेड हो जाएगा। जब भी आई ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन होता है और जब भी आई लेस देन 1 तो एसोसिएशन होता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी समस्या हो रही है तो आपको इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ऑल न्यूमेरिकल सीरीज की। वहां पे 4 वीडियोस हैं, चारों वीडियो के अंदर मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। उन न्यूमेरिकल्स को आपको जाकर के देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है पेन पेपर लेकर के। 2 से 3 बार जब आप उस न्यूमेरिकल सीरीज को आप देख लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो आप एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, राइट। और आप 10 से 12 मार्क्स अपने पेपर के बड़े आराम से खींच ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वहां पर। ये सवाल आपको करना नहीं है दूसरा वाला, क्योंकि ये मेटलर्जी चैप्टर का है और ये चैप्टर आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सॉलिड स्टेट आपको करना नहीं है, ये भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। हाउ विल यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से। भैया क्या होता है कि जो 5f का शील्डिंग इफेक्ट हुआ करता है, जो 5f का शील्डिंग इफेक्ट हुआ करता है, देखो क्या होता है, f के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो 5f वालों के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पुअर होता है एज कंपेयर टू 4f। ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 5f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है, इसीलिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों इस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ ही। तो जब भी हम एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, जब भी हम एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज में हमें लगातार डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लगातार एटॉमिक साइज क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और इसी चीज को हम क्या बोला करते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला करते हैं या एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला करते हैं। देन ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो देखिए कलर्ड कंपाउंड बनाने के पीछे का कारण होता है यहां पर इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस यहां पर डी ट्रांजिशन हुआ करता है। तो इन दो कारणों की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ करते हैं हमारे, वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और पहला सवाल आपसे क्या पूछा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, जहां पर n-1d हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें पूरा करना है भाई। यही एक रिएक्शन नहीं है हमारे पास में कंप्लीट करने के लिए। मैं अगर आपको पेपर में अगर ये सवाल पूछा हुआ है तो मैं आपको इस रिएक्शन के अलावा अगर मान लो कल को कोई भी इससे मिलता जुलता रिएक्शन आ जाए तो आप उस रिएक्शन को कर पाए, ये भी आपको साथ के साथ सीखते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे MnO4 माइनस है और मीडियम देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि MnO4 माइनस जो होता है
एसिडिक मीडियम के अंदर हमेशा Mn+2 बनाता है। तो एक प्रोडक्ट तो बच्चों यहां पर फिक्स हो गया, वो कौन है? Mn+2। क्या इतनी सी बात समझ आ चुकी है? हमेशा जरूर नहीं है कि यहां पर NO2 माइनस हो या कोई भी हो, ठीक है, यहां पर कोई भी हो सकता है, ये सामने वाले के ऊपर नहीं डिपेंड करना है, बस MnO4 माइनस और H प्लस। MnO4 माइनस देखा, मीडियम देखा, क्या बनाना है आपको? Mn+2 बनाना है। देन सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो सामने वाला कौन कौन हो सकता है। अगर सामने वाला बच्चों Fe+2 है तो इसको आपको ऑक्सीडाइज करा के Fe+3 में भेजना है। सामने वाला Sn+2 है, इसको ऑक्सीडाइज करा के Sn+4 में भेजना है। सामने वाला I- है, इसको ऑक्सीडाइज करा के I2 में भेजना है। सामने वाला C2O4-2 है, इसको ऑक्सीडाइज करा के आपको CO2 में भेजना है, ठीक है। सामने वाला अगर SO3-2 है, इसको ऑक्सीडाइज करा के SO4-2 में भेजना है। सामने वाला अगर NO2- है, इसको ऑक्सीडाइज करा के NO3- में भेजना है। क्या इतनी सी बात समझ आ चुकी है? तो 2Mn+2 आज की डेट में यहां पर सामने वाला कौन है? तो NO2- है, ठीक है, नाइट्रस आयन है हमारे पास में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रेट आयन में। ओके, देन H+ से हमें क्या बना देना है भाई? H2O बना देना है। बस इतना सा काम करना है, रिएक्शन को आपको सिंपली बैलेंस कर देना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल जो है हमारा, इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है? जीआई बनाने हैं। जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। PTNH3 होल 4 Cl2, सॉरी PTNH3 होल 2 Cl2। तो भाई जीआई कैसे बनते हैं? जीआई का मतलब सिस और ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस कैसे बनाना है? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड क्या होता है? सिस होता है। तो हमने 2 अमोनिया रखे यहां पर और 2 Cl रखे यहां पर, सेम ग्रुप हो गया ऑन सेम साइड, ये सिस आइसोमर हो जाएगा। अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है तो मैंने एक अमोनिया यहां रखा, एक अमोनिया यहां रखा, एक Cl यहां रखा, एक Cl यहां रखा, ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जीआई, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आपको हर दूसरे साल ये सवाल देखने को मिलेगा, हर दूसरे साल के पेपर में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। D4 आयन का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। अब बार बार, यानी अब आज के इस पेपर के अलावा अगर आगे आने वाले किसी पेपर में ये सवाल आएगा तब मैं आपको इस सवाल को नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहीं पर आपको ध्यान से समझ लेना है। D4 आयन का कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा O ग्रेटर देन P, ये CFT का सवाल है, लिखा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ CFT। सबसे पहले नीचे रहेंगे T2G। कौन रहेंगे भैया? T2G, रिस्पेक्ट देनी है, T2G, ठीक है। T2G, EG, टेक इट इजी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। डेल्टा O क्या है? लेस देन P, ये है डेल्टा O। P होता है पेयरिंग एनर्जी। हमेशा इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा वो काम करना पसंद करता है जो कम होता है, यानी अगर डेल्टा O लेस देन P है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर करना पसंद नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ये गैप को क्रॉस कर जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, राइट। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा। हमेशा चौथे इलेक्ट्रॉन पे आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपका क्या आ रहा है? डेल्टा O लेस देन P आ रहा है। डेल्टा O यानी कम है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? T2G3 EG1, राइट। अगर मान लो यहीं पर डेल्टा O ग्रेटर देन P होता तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद नहीं करता, तब इलेक्ट्रॉन क्या करता? यहां पर पेयरिंग कर लेता, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है और इस दौरान कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता बच्चों? T2G4 हो जाता, राइट। बहुत आसान है, कभी आपसे डेल्टा O ग्रेटर देन P पूछा जाएगा, कभी आपसे डेल्टा O लेस देन P पूछा जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहां पर ऐसे लिगेंड्स जहां पर ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इन लिगेंड्स को WFL बोला जाता है, यानी वीक फील्ड लिगेंड। और जहां पर पेयरिंग हो जाती है ऐसे लिगेंड्स को बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4, ठीक है। इस साल के पेपर में यानी 2024 के पेपर में भी आप यहां पर लिख के ले लो, एक हाइब्रिडाइजेशन का सवाल जरूर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। NiCO होल 4, बस मेरे साथ आपको बने रहना है, NiCO होल 4। लेकिन हाँ एक बात तय है, एक हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आपसे जरूर पेपर के अंदर पूछा जाएगा। सबसे पहले यहां पर X यानी निकल को X मानते हुए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा? 0। निकल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है। मैं यहां पर इस तरीके से 3d8 बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। फिर 4s और यहां पर क्या हो जाएगा?
4p हो जाएगा। अब बच्चों इससे बॉन्ड बनाने के लिए ना कार्बोलिन आना चाहता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। आएगा अपना भौकाल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? भौकाल। भौकाल बोले तो भौकाल हमारे यहाँ पावर को बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको ना पता हो ये शब्द का मतलब। भौकाल बोले तो पावर, तो आएगा अपनी पावर दिखाएगा। पावर कैसे दिखाएगा? बोलेगा कि अभी यहाँ पर दो और हैं, बोलेगा भाई ये जो तुम अकेले अकेले यहाँ पर मजे ले रहे हो ना, ये तुम साथ साथ हो जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये बोलेगा मैं आ रहा हूं, इसका मतलब कि इसको हम करते हैं ऐसे। ओके, तो आएगा अपना भौकाल दिखाएगा और क्या बोलेगा? बोलेगा भैया तुम हो जाओ एक साथ, तो ये एक साथ हो जाएंगे। लेकिन यहां पर इन फोरेस्ट ने भी कब्जा जमा रखा है, तो इसको भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये यहां आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरीके से हो जाएगी क्या बच्चों? पेयरिंग। अब पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? किसके लिगेंड आने हैं? कार्बोनिल। कितने लिगेंड आने हैं यहां पर? 4 कार्बोनिल। तो 4 कार्बोनिल आ जाएंगे इस तरीके से। 4 कार्बोनिल के ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्या आपको यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? बोले भैया कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नजर आ जाए, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होता है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये यहां पर NH2 होना चाहिए था और KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। इस नेम रिएक्शन का नाम होता है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। सारी की सारी नेम रिएक्शन, आपको टोटल 34 नेम रिएक्शंस हैं। आपको नेम रिएक्शन नाम से अगेन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आपको सारी नेम रिएक्शन कर लेनी है। बड़े आराम से आपके 5 से 6 नंबर आ जाने हैं पेपर के अंदर, ठीक है भाई, इस वाले पार्ट से, ऑर्गेनिक वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये एक वुल्फ किस्नर रिएक्शन है, ठीक है। टारगेट है हमारा भाई 5 से 6 का नहीं, टारगेट हमारा 71 का है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूमेरिकल कर लिया आपने, ऑल नेम रिएक्शंस कर लिया आपने, केमिकल टेस्ट कर लिया आपने, अभी उस सीरीज में अभी रोड मैप आएंगे, ऑर्डर अरेंजमेंट आएगा। ये सारी चीजें जब आप करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग होता चला जाएगा और इस टारगेट की ओर आप धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो NH2 वुल्फ किस्नर रिएक्शन है, O को हटाना है, H को लगाना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, राइट। नेक्स्ट I2 प्लस NaOH, ये बच्चों आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अगेन अभी मैं बात कर रहा था ना केमिकल टेस्ट की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हुआ करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बन जाएगा यहाँ पर? C6H5 कोना लग जाएगा और कोने में येलो पीपीटी का आनंद मिलेगा। किसका आनंद मिलेगा? कोने में येलो पीपीटी का कोने में आनंद मिलेगा। देन CH3CONA NaOH CO, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और CH4 मिल जाएगा, तो CH4 प्लस Na2CO3। तो इस तरीके से हमारे हो चुके हैं सवाल कहां तक? 19 तक, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिसोल, ठीक है। सारे कन्वर्जन को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान से कन्वर्जन है। अगर आपको कन्वर्जेंस में दिक्कत होती है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कन्वर्जेंस के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के सारे कन्वर्जन एक साथ होंगे, 50 से 60 कन्वर्जन आ जाएंगे। लेकिन तब अगर आपको दिक्कत होती है कन्वर्जन में तो आपको कमेंट कर देना, भैया कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत है, कोई समाधान लेकर आओ। क्या लिखना है आपको? भैया कन्वर्जन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमें कोई समाधान लेकर के आओ। तब आपके भैया कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर लेकर के आएंगे वहां पर। सबसे पहले हम यहां पर फिनॉल का एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यहां से H और OH पानी को बाहर निकालते हैं, पानी को दिखाया बाहर का रास्ता, हमने बनाया ONA, ठीक है। और फिर हमने रिएक्शन करा दिया इसका CH3Cl के साथ में, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा और ये 1 नंबर का एनिसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? 1 नंबर का ये एनिसोल है, ठीक है। और NaCl यहां से बाहर हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रोपेन टू ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल हमारा क्या है? CH3 CH OH CH3, यह है प्रोपेन टू ऑल।
इसका हमें 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल के साथ रिएक्शन कराना है। सबसे पहले एक काम करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूं पीसीसी के साथ में। पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन कराते ही ये क्या बन जाएगा, CH3COCH3। अब मैं इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करा देता हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3MgBr। O के पास में देखिए MgBr चला जाएगा, C के पास में CH3 आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COMgBr, यहां पर CH3, यहां पर CH3। ठीक है, अब पानी डाल देता हूं। पानी डालते ही MgOHBr बाहर निकल जाएगा और वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है भाई, यहां पर OH आ जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट, एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2। बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। तो ये है हमारा एनिलीन। फिनॉल बनाना है, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 + HCl के साथ में, राइट। NaNO2 + HCl के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो N2Cl बनेगा। अब हम इस पे डाल देते हैं गरम गरम पानी, गरम गरम पानी। तो H + OH- HCl बाहर, N2 बाहर, बचेगा क्या, बेंजीन के ऊपर OH, यानी इस तरीके से फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है बच्चों, वो सेम इसी चैप्टर का सवाल है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का ही है। एक तो आपसे मैकेनिज्म पूछा हुआ है और एक मैकेनिज्म के साथ साथ ईथर का मैकेनिज्म पूछा हुआ है और एक मैकेनिज्म के साथ साथ आपसे एस्पिरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, CH3CH2OH का 1 मोल लेना है, इस पे H+ का अटैक करा देना है। ठीक है, पहला स्टेप हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। H+ अटैक करा दिया। अब ये तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल था, अब इस एक जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास में जाके दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक मारने का प्रयास करेगा। तो अटैक जब ये मारने के लिए आएगा, जब ये अटैक मारने के लिए आएगा तो इस दौरान क्या होगा बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल का बाहर यहां से निकलना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH पॉजिटिव CH2CH3। अब आप याद करो, कभी हमने H+ लिया था एसिड से, है ना, यहां पर हमने H+ लिया था एसिड से। अब इस H+ को हम वापस कर देंगे, डीप्रोटोनेशन। उधार रखना नहीं है किसी का जीवन में, है ना, कभी लिया था, आज काम हो गया है, इसको वापस कर देना है। ठीक है, तो CH3CH2OCH2CH3। ठीक है, आपको भी फ्री पॉकेट में वीडियो नहीं देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर अब तक नहीं किया हो, है ना, उधार नहीं रखना है कभी किसी का। ठीक हो गई बात भाई। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और अगर 2-4 शेर और मार दोगे तो भैया पुण्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो हम लेते हैं यहां पर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारा होता है OH COOH और इसका हम एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन का मतलब CH3CO होल ट्वाइस O के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। तो भाई यहां से H बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट के तौर पर क्या बन जाएगा हमारा, यहां से ये वाला H जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के तौर पर हमारा क्या बन जाएगा, COCH3 आ जाएगा यहां पर। तो ये आ जाएगा OCOCH3 और यहां पर COOH। ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों एस्पिरिन बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। इसके 3 काम हुआ करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर कम करना है, एस्पिरिन ले सकते हैं। अगर कोई दर्द खत्म करना है जीवन में, अगर कोई दर्द है, हेडेक वगैरह है, ठीक है, दिल का दर्द नहीं, दिल का दर्द ये नहीं मिटा सकती है, लेकिन अगर हेडेक वगैरह है, सर का दर्द है, तो वो गायब हो जाएगा, एस्पिरिन। देन थर्ड होता है ये एंटी ब्लड कोगुलेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 21। ठीक है, देखिए, विच वन इज डाइसैक्राइड। स्टार्च तो पॉलीसैक्राइड है बच्चों, फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसैक्राइड है, माइल्टोज जो है हमारा ये एक डाइसैक्राइड है। देन फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं बच्चों जिनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है इनका ना स्फेरिकल शेप हुआ करता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है, ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप होता है, राइट। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं हमारे, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो ग्लोबुलर होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आई होप इतने डिफरेंस काफी हैं। राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेस बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। तो ये बच्चों विटामिन डी होता है, इसके कारण से बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है,
बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण हड्डी में कुरूपता हो जाती है? कुरूपता, कुरूपता, डिफॉर्मिटीज। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजन। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हायर बीपी देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बच्चों ये 3 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। 1 डिग्री है ज्यादा सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर के अंदर डी एंड एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बच्चों इक्वल अमाउंट में होता है। तो देखो, एक बोल रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, एक बोल रहा है मैं लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। डी एंड एल इक्वल अमाउंट में, इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? यहां पर 0 हो जाएगा, राइट। चलिए, सी नंबर पार्ट हमारा क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है वो कैसा ग्रुप हुआ करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? -I ग्रुप हुआ करता है। -I ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाया करता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है, जिसके कारण से न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इन्हीं 2 पोजीशन पर जाकर के अटैक मार देगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे 3 गिव रीजन थे किसके? हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के। चलिए, सवाल नंबर हमारा आता है 23 नंबर सवाल हमें करना नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सवाल नंबर हम करते हैं 25 की ओर। यार 24 कहां गया? 24 शायद गायब हो गया है, या कि 24 भी आउट ऑफ सिलेबस रहा होगा, कुछ ऐसी ही बात हुई होगी, इसलिए यहां पर 24 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, हम अपने 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास में C7H7ON, सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रही है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCDE इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम सवाल अभी मैंने देखा था, एमिटी स्कूल का भी प्री बोर्ड हुआ था, ठीक है, उस प्री बोर्ड के अंदर सेम सवाल है, एज इट इज कॉपी किया हुआ था इन्होंने, राइट। तो देखो, Br2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है, इसका मतलब एक बात तय होती है, अगर आपको पता है Br2 प्लस NaOH के साथ में कौन कंपाउंड रिएक्शन दिया करता है, तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन जो होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में होता है HBD, इसका मतलब ए हमें पता लग गया, ठीक है। देन CHCl3 प्लस NaOH के साथ में हमने रिएक्शन कराया है, इसका मतलब ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है बच्चों, और यहां पर क्या बन जाता है? NC बन जाता है, आइसोसाइनाइड। फिर हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ कराया बच्चों, यहां पर N2Cl बन जाता है, BDC। Ki के साथ अगर कराया है हमने तो N2 बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और आयोडोबेंजीन आ जाएगा, ठीक है। देन अगर हम इथेनॉल के साथ यही रिएक्शन करा देते हैं तो यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इथेनॉल, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इथेनॉल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और साथ के साथ ही HCl हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारी हो जाती हैं। सवाल नंबर 25 का ही एक दूसरा पार्ट है हमारे पास में, ठीक है। हाँ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद Br2 वाटर। अगर हम एनिलीन का Br2 एक्वस के साथ में रिएक्शन करा देना तो NH2 2, 4 और 6 नंबर पर Br आ जाएगा, और सेम रिएक्शन आपने फिनॉल में देखी थी। नेक्स्ट, अगर हमने इसका HCl के साथ में रिएक्शन करा दिया तो कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, NH2 तो था ही, यहां पर NH3 पॉजिटिव Cl माइनस, ये कंपाउंड बन जाएगा, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। देन CH3CO होल ट्वाइस के साथ करा दिया तो बच्चों यहां पर क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप नाम होता है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, और NHCO CH3 आ जाया करता है, ठीक है, CH3COH बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BP। तो अगर हम BP की बात करें, अच्छा हाँ वो सवाल था P ब्लॉक का, इसलिए वो डिलीटेड है। C2H5NH2, C2H5OH, CH3 होल थ्राइस N। तो अगर हम यहां पर बात करें तो C2H5NH2 ये है एल्कोहल, ABC इनका नाम दे देते हैं हम, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? B का, देन इसके बाद किसका हो जाएगा? A का, देन इसके बाद किसका हो जाएगा? हमारा C का, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। देन गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो ये है बच्चों हमारा 2 डिग्री अमाइन, ये है 3 डिग्री अमाइन। हम इसको किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर एक कंपाउंड तो बन जाएगा लेकिन वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा और यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट। चलिए, अब हमसे क्या पूछा हुआ है? फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन द एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड।
सो दैट इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अगर बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो मैं यहां पर k का फॉर्मूला लगा दूंगा, कितना 2.303 अपॉन टी लॉग a0/at। सबसे पहले मैं यहां पर k1 कैलकुलेट करूंगा, राइट। k1 मेरा कितना हो जाएगा 2.303, टाइम कितना है 30 सेकेंड है, लॉग a0/at, a0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कितना है हमारा 0.60, at मतलब कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, 30 सेकेंड बाद कितनी बची है हमारी 0.30 बची है, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देन ऐसे ही मैं k2 कैलकुलेट करूंगा, k2 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन, अब टाइम ले लेते हैं अपन 0 से लेकर के कहां तक का 60 तक का, लॉग a0, a0 यानी इनिशियल, इनिशियल कितना है बच्चों 0.60, at यानी आफ्टर टाइम t, वो कितनी है 0.15। आप पाएंगे कि k1 और k2 दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एज इट इज आएगा, सेम आएगा, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। देन देखिए लॉग भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, इसीलिए log 2 और log 4 दिया हुआ है, यहां पर log 2 यूज होने वाला है, यहां पर log 4 यूज होने वाला है। देन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 30 to 60 सेकेंड। तो बच्चों रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन में देखो कितने का चेंज हुआ है 30 से 60 के बीच में 0.15 का, तो यहां हमने लिखा 0.15। टाइम का कितना हुआ है 30, और यूनिट क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। चलिए अब इसके हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है के ए इंटू बी की पावर 2, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो देखिए बच्चों R इक्वल्स टू के ए बी की पावर 2 है। ठीक है, अगर हमने b को डबल कर दिया है तो आज की डेट में b नहीं रहा, कितना हो गया 2b हो गया, तो न्यू रेट हमारा क्या हो जाएगा r डैश, के ए बी की जगह कितना रख देंगे हम 2b टू द पावर 2। देखो ये 2 की पावर 2 है, बाहर निकल के आएगा 4 बन के आएगा, तो 4 के ए बी की पावर 2 हो जाएगा, यानी नया रेट जो होगा वो प्रीवियस रेट का 4 गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, अगर हमने बी को क्या कर दिया डबल कर दिया। देन व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ठीक है, अगर ए ज्यादा में प्रेजेंट है ना तो रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर उस दौरान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेपर के लास्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास में, इसको 30 मिनट लग रहा है 50% कंप्लीशन के लिए, हमें टाइम निकालना है 90% के लिए कितना लगेगा। तो सबसे पहले मैं टी हाफ यूज करता हूं क्योंकि 50% का मतलब होता है हाफ लाइफ। कितना हो जाएगा ये 0.693 अपॉन के, तो के कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 30। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको पूरा सॉल्व करने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको एज इट इज आगे चल के यूज कर लूंगा। ठीक है, टाइम फॉर 90%, तो टी 90% कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के कितना 0.693 अपॉन 30, राइट। लॉग a0/at, a0 तो a0 है, 10% बचा है रिएक्शन, 80 का मतलब होता है बचा कितना है 10% बचा, किसका 10% इनिशियल का। ठीक है, a0 से a0 कट गया, 0 से 0 कट गया, log 10 1 हो गया। अब देखो यहां पर एक बड़े ही काम की आपको बात बताता हूं, यहां पे आपको करना क्या है। ठीक है भाई, 2.303 तो ठीक ही है, 30 भी ठीक ही है, 0.693 को आप लिख दो 2.303 इंटू 0.3010, राइट, और ये तो log 10 है तो ये 1 ही हो गया। अब देखो 2.303 से 2.303 कट गया, 30 अपॉन, अगर मैं इसको 3 ले लूं 3/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 10 यानी 100। अब देखो 100 मिनट आ रहा है, इसका एग्जैक्ट आंसर 99.7 मिनट समथिंग आएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसलिए 100 मिनट अप्रोक्स भी आपका आंसर सही हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक होगी बात। तो आई होप आपको ये पेपर पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। कंप्लीट पेपर मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम 2016 का पेपर उठाएंगे। 14 और 15 दो पेपर हमने कर लिए हैं, 14 का पेपर हमने कर लिया और 15 का पेपर हमने कर लिया, ये हमारे डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम 2016 का पेपर उठाएंगे, राइट। तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कहीं भी कोई भी समस्या आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दिया करो कि भैया इस टॉपिक के सवाल हमसे फिलहाल नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द देख करके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।